अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि सेंसस 2021 को 31 अक्टूबर तक मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका जहन नशीन रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी SIS एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि इसे डिलीट करके नए सिरे से इंस्टॉल करें ताकि आपको ताज़ा वर्जन मिले। उसके बाद इसके होम पेज को खोलें तो यहाँ पे सेंसस 2021 नज़र आ रहा है, इसे प्रेस करें। अगर इसे प्रेस नहीं करना चाहते तो जहाँ जहाँ पे आपने चेंजेस करनी है, स्टूडेंट्स में, स्टाफ में, क्लासेस में और सेक्शंस में और स्कूल में, जहाँ जिस सेक्शन में भी आपने चेंजेस करनी है उसे प्रेस करें तो आप उधर चले जाएंगे। एंड पे आप इस सेंसस को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स के पोर्टल में जाएंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो अगर सर्च स्टूडेंट के अगर आपने कोई उनके नाम वगैरह में चेंजेस करनी है तो यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ट्रांसफ़र इन कर सकते हैं। स्टूडेंट को किसी दूसरे स्कूल से अपने स्कूल में लाने के लिए उसका डाटा बराह रास्त आपके पास आ जाएगा। उसके बाद न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट है, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि आपको इसकी 4 ऑप्शन हैं। पर्सनल हैं, पेरेंट्स हैं, एजुकेशन है और उसकी हेल्थ के हवाले से। पर्सनल डाटा एंटर करें, तो बताएं कि ये मेल है या फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। उसके बाद वो जो भी उनके कवायद लिखने हैं वो लिखें और इसे एनरोल कर दें। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप उसकी पेरेंट एज में आ जाएं। उसके वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालिद का नाम लिखें और उनकी इनकम ब्रैकेट कि वो किस इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद उनकी एजुकेशन में बताएं कि वो एनरोलमेंट नंबर उसका लिखना है और किस तारीख को आपने स्कूल में दाखिल किया है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद उसकी जो हेल्थ का है, हेल्थ प्रोफाइल में जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलने फिरने में या सीखने में या उसके हियरिंग में। तो नेक्स्ट आपने चले जाना है न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट, ये सारा रिपीट हो रहा है। और उसके बाद आपने आ जाना है स्टाफ में। स्टाफ में अगर कोई ट्रांसफ़र इन वगैरह है या किसी के डाटे में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने CO ऑफिस से इसे करेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं स्कूल में। स्कूल वाले पोर्टल में एनरोलमेंट टारगेट 2019 के यहाँ पे सेट हुए थे। उसके बाद ट्री प्लांटेशन है, स्कूल समरी एंड सो ऑन। स्कूल की बेसिक्स में जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, जैसे कुछ लोगों के PP और NNA नंबर यानी प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली के हल्के चेंज हुए हैं तो उनको करें। और ये कि आपका स्कूल किस लेवल में, म्यूनसिपल कमेटी में, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में या कहाँ पे है, उसे सेलेक्ट करें। बाकी इसके विलेज कौन सा है, मरकज़ कौन सा है, ये आप लिख देंगे। ऑलरेडी लिखा होगा, अगर किसी का कोई चेंज हुआ तो वो लिख देगा। उसके बाद आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में और आते हैं स्कूल काउंसिल में। स्कूल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रही है ये आपको SIS खुद ही गाइड करता जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाती है स्कूल काउंसिल के मेंबर, जिसमें पेरेंट्स 6 हैं, टीचर्स 1 है और जनरल मेंबर्स 2 हैं। ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सारे के सारे फीमेल हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन डेट थी, किस तारीख को स्कूल काउंसिल का नोटिफिकेशन किया गया, ये आपको मालूम है कि स्कूल काउंसिल का नोटिफिकेशन AEO जारी करता है। और 1 साल के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर से मुराद जुलाई से लेकर जून तक कितनी उसकी मीटिंग्स आपने होल्ड की हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी आपको NSP रजिस्टर पे होना चाहिए। उसके बाद की डेस्टिनेशन इन द स्कूल काउंसिल की डिसीशंस, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे रिपेयरिंग ऑफ स्कूल फर्नीचर या कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये जो काउंसिल मीटिंग्स का यहाँ पे पोर्टल नज़र आ रहा है काउंसिल मीटिंग्स का, या इसे भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटीज़ में स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम्स, बेसिक फैसिलिटीज़ या लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, मिसलेनियस वगैरह, ये सारी आप फिल कर लें। लेकिन इसके बाद एंड में जहाँ पे अनॉमलीज़ आती हैं वहाँ पे आपने इसको ज़रूर देखना है कि ये क्या है। ये स्कूल एट सेम प्लेस सिंस इट्स एस्टेब्लिश्ड, जहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे स्कूल बनाया गया था, क्या ये उसी जगह पे एग्जिस्ट करता है, और क्या ये जहाँ पे जब ये अपग्रेड हुआ था तो क्या ये उसी जगह पे है, और क्या इसकी स्कूल की एक बिल्डिंग है
ओनरशिप किसके नाम है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पे है। कंस्ट्रक्शन टाइप कम्प्लीटली सॉलिड है या कुछ कच्चा पक्का जिस तरह भी है। इज देयर एनी रीसेंट कंस्ट्रक्शन, क्या इस साल कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, रीसेंट से मुराद इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की। बिल्डिंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है और या नहीं सेटिस्फैक्ट्री, अगर डेंजरस है तो फिर आपको उधर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एरिया, जितना कवर्ड एरिया है जिसके ऊपर छत डली हुई है उसको स्क्वायर फीट में आपने देना है। और उसके बाद SQFT का मतलब स्क्वायर फीट है। टोटल स्कूल एरिया कितना है ये आपने कनालों में और मरलों में दे देना है। उसके बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट, ये फैसिलिटीज़ चल रही हैं जैसे जिस स्कूल की एग्जांपल ली गई है इसमें फंक्शनल क्लासरूम 7 हैं, डेंजरस क्लासरूम कोई नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। टोटल क्लासरूम, टोटल नॉन क्लासरूम से मुराद कोई हेड का ऑफिस या क्लर्क का कमरा या स्टाफ रूम वगैरह अगर जो होते हैं तो वो नॉन टीचिंग क्लासरूम्स होते हैं। उसके बाद डेंजरस नॉन क्लासरूम कोई नहीं है, क्लास सेक्शन ओपन एयर कोई नहीं है। टोटल रूम्स 7 हैं और ये सारे के सारे उन्होंने फंक्शनल क्लासरूम शो किए हुए हैं। जबकि टोटल क्लास सेक्शन 6 हैं, टोटल क्लासेस विद स्टूडेंट्स 6 हैं। तो अब मेरे ख्याल में उनको एक रूम ऐसा बताना चाहिए था कि जो नॉन क्लासरूम है, जैसे हेड का ऑफिस है। उसके बाद आगे जनाब EC रूम इनका चूँकि नहीं है तो EC के से मुतल्लिक़ बाकी तमाम मटेरियल भी उसका नहीं होगा, और अगर मौजूद है तो फिर आप आगे डिटेल दे दें। उसके बाद है कंप्यूटर लेबॉर्ट्री, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल है तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ पे ये तमाम लवाज़मात मौजूद होंगे। उसके बाद आ जाता है फर्नीचर। नंबर ऑफ़ चेयर्स यहाँ पे 6 हैं, टेबल्स 5 हैं। नंबर ऑफ़ पर्सनल कैबिनेट्स 5, अलमारियाँ भी पड़ी हुई हैं। 3 सीटर 50 हैं और स्टूडेंट चेयर 60 हैं। क्रिकेट के लिए, फ़ुटबॉल के लिए ये आप अपने स्कूल के हवाले हिसाब से कर लें। उसके बाद फैसिलिटीज़ में मेन गेट अवेलेबल है, इनकी ये भी फैसिलिटीज़ में आ रहा है, और प्लेइंग ग्राउंड अवेलेबल है। क्या क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं या नहीं है। टीचर्स विद फर्नीचर, तो किन टीचर्स के पास फर्नीचर मौजूद है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की कौन सी किस्म है, ये सारा आपने फिल किया होगा ऑलरेडी। और उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स में इस साल का हिसाब जो है सिर्फ 2021 का, वो आपने लिखना है। पुराने हिसाब को आप चाहें तो क्लियर NSB डाटा करके यहाँ पे आप जो फाइनेंशियल ईयर में वापस आएँ। फाइनेंशियल ईयर आप 2021 क्या जाना है, यहाँ पे जो 1 जून 2020 से 30 जून 21 तक लिखा हुआ है ना, इसको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, और यहाँ पे जो आपके पास 1 जुलाई को अमाउंट थी वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने आना है सेंसस के बेसिक पेज पे। बेसिक यानी कि आप मेन पेज पे आएंगे तो उसका जो दरमियान में बड़ा सा सेंसस 2021 लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रीपेयर की ऑप्शन आएगी। प्रीपेयर पे आप क्लिक करें। अगर यहाँ पे कोई अनामलीज शो नहीं हो रही, ये जो नीचे वाइट एरिया नज़र आ रहा है, अगर ये वाइट है फिर आपका ये प्रीपेयर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शंस लिखी हुई हैं तो पहले उन ऑप्शंस को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये कंफर्म करें, इसको लाजमी तौर पे पढ़ें। आई सर्टिफाई एंड वेरीफाई दैट आई हैव रिव्यूड द फॉर्म थारोली। आपने पूरे फॉर्म को अगरचे आपने पहले से फिल किया हो फिर भी उसे थारोली रिव्यू कर लें, दोबारा से उसे देख लें। एंड दैट ऑल द डाटा इज़ करेक्ट। अपने तौर पे ये यकीन कर लें कि आपके पास जो डाटा है, आप जो डाटा दे रहे हैं ये करेक्ट है, क्योंकि इस डाटा ने 31 तारीख को तो हो जाना है, सबमिट हो जाना आपकी तरफ से। फिर आप इसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन नवंबर के महीने में आपने इसका एक प्रिंट आउट DMO ऑफिस को और एक प्रिंट आउट CO ऑफिस को प्रोवाइड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक हार्ड कॉपी भी जानी है। तो लाजमी तौर पे कि आप इसे वेरीफाई करें। ऑल द टीचर्स मैंशनड इन द फॉर्म आर करेंटली पोस्टेड इन द स्कूल। टीचर्स का अपने चेक कर लें कि आपके स्कूल में इस वक्त जो स्टाफ मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद है, और अगर कोई टीचर्स ट्रांसफ़र होकर जा चुके हैं तो उनका डाटा यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। No other teacher is currently posted in the school. I understand that in case incorrect data is submitted, disciplinary action under PIDA Act will be taken against the relevant school head and supervisory staff. अगर आप इनकरेक्ट डाटा देते हैं तो PIDA एक्ट के तहत स्कूल हेड और सुपरवाइजरी स्टाफ यानी AEO या डिप्टी वगैरह के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस सब को अपने डाटा को सही अंदाज में रिव्यू करने के बाद आप उसे वेरीफाई करें, यस कर देते हैं।
उसके बाद आपने आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको एनॉमलीज़ कहाँ पे आ सकती हैं। एनॉमलीज़ कब आएंगी? अभी तो आप ये जब ये सबमिट कर देंगे तो ये SIS आपको कुछ नहीं कहेगी। बाद में जब DMO ऑफिस ने इसको वेरीफाई करना है तो उनके पास जो MEAs की रिपोर्ट्स होती हैं या AEOs की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से या दूसरे डाटा के हवाले से, जब उनको मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो फिर ये अनॉमलीज़ दोबारा से भेजी जाती हैं। वन बाय वन देख लें। ऑल क्लासरूम्स आर डेंजरस बट बिल्डिंग कंडीशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री। दो चीज़ें आ गई। एक आपने कहा कि तमाम के तमाम क्लासरूम डेंजरस हैं, लेकिन जब आप बिल्डिंग कंडीशन लिखते हैं तो वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लिखते हैं, तो वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री ना लिखें, वहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री लिखें। ऑल सेक्शंस आर सिटिंग इन ओपन एयर वेयर एज फंक्शनल क्लासरूम्स एग्जिस्ट। आप फंक्शनल क्लासरूम 6 कर देते हैं और आप कहते हैं कि जी हमारी इतनी क्लासेस बाहर एयर में बैठी हुई हैं, तो ये भी अनॉमली होगी। बाउंड्री वाल रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। अब ये DMO ऑफिस को तो मालूम है कि बाउंड्री वाल आपकी तामीर की गई है। अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो पहले से लिखी गई होंगी, तो उनको रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे बाउंड्री वाल कंस्ट्रक्ट हुई है लेकिन उसे आपने उधर मेंशन नहीं किया, बट यू हैव नॉट मैंशनड बाउंड्री वाल अवेलेबिलिटी, ये उधर फैसिलिटीज़ में आपको मेंशन करना पड़ेगा। बिल्डिंग कंडीशन या ऑनरशिप इज़ मैंशनड बट बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल। से बिल्डिंग मौजूद नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग की ऑनरशिप में कह देते हैं कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है, या आप कहते हैं कि बिल्डिंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है, तो ये भी अनॉमली काउंट होगी। बिल्डिंग नंबर नेक्स्ट है, बिल्डिंग इज़ अवेलेबल बट कंस्ट्रक्टेड एरिया इज़ ज़ीरो। बिल्डिंग तो मौजूद है लेकिन आप उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो कहते हैं कि ज़ीरो है। इसका मतलब है कि आपने लिखा कि बिल्डिंग अवेलेबल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टेड एरिया ज़ीरो है, तो उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया यानी जितने कमरे बने हुए हैं या अगर बरामदा बना हुआ है तो वो बताना पड़ेगा। बिल्डिंग इज़ अवेलेबल बट नो रूम एग्जिस्ट। आप कहते हैं बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन जहाँ पे क्लासरूम्स या नॉन क्लासरूम्स की बात की जाती है तो आप कहते हैं कि कोई रूम मौजूद नहीं है, तो ये भी अनॉमली होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बिल्डिंग इज़ क्रिटिकली डेंजरस बट नो रूम और क्लासरूम डेंजरस। आप कह देते हैं कि बिल्डिंग डेंजरस है, बिल्डिंग की मजमूई सूरत हाल आप कहते हैं डेंजरस है, लेकिन जहाँ क्लासरूम डेंजरस क्लासरूम्स की बात होती है वहाँ पर आप उसे ज़ीरो कर देते हैं, तो ये भी अनॉमली होगी। बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल बट EC रूम इज़ अवेलेबल। ये चूँकि मुख्तलिफ पेजेस पे है, एक जगह पे आपने लिखा कि बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, शेल्टरलेस स्कूल है, लेकिन दूसरी तरफ आपने लिख दिया कि EC रूम अवेलेबल है या आपके पास EC किट मौजूद है, तो ये भी अनॉमली होगी। बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल बट मैंशनड द बिल्डिंग कंडीशन ओनरशिप। बिल्डिंग इज़ नॉट अवेलेबल बट रूम्स एग्जिस्ट। इसी तरह अगर बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है लेकिन आप कह देते हैं कि जी इतने क्लासरूम हैं। क्लासरूम रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल क्लासरूम्स आर ज़ीरो, क्योंकि ये भी उधर DMO ऑफिस में CO ऑफिस में मालूम होता है कि बिल्डिंग बन चुकी है, तो एक उनका डैशबोर्ड भी चल रहा होता है, लेकिन आप लोग अपने जो हेड टीचर्स हैं वो अपने डैशबोर्ड पे से ज़ीरो शो कर देते हैं, ये भी अनॉमली शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आर ग्रेटर दैन टोटल एनरोलमेंट इन स्कूल। जैसे हाई स्कूल्स हैं तो वहाँ पे जो लोग कंप्यूटर की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो स्कूल में कुल तादाद है, फ़र्ज़ करें एक स्कूल में 250 तादाद है और कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 300 लिख दी जाती है, तो ये भी अनॉमली होगी। उसके बाद EC रूम इज़ नॉट अवेलेबल बट अदर इंडिकेटर्स रिलेटेड टू EC रूम आर मैंशनड। ऊपर आपने वो जो देखा कि जहाँ पे EC रूम के बारे में मालूमात हासिल की जा रही थी, वहाँ पे अगर आप लिख देते हैं कि EC रूम अवेलेबल नहीं है तो इसके मतलब ज़ाहिर है कि आपके पास उसकी दूसरी अशिया या दूसरी ज़रूरियात मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, अगर इज़ देयर एनी EC रूम इन योर स्कूल, आपके स्कूल में EC रूम है, अगर आप येस करें तो फिर बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे नो कर देते कि EC रूम नहीं है तो फिर ना तो किसी ने वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, ना वहाँ पे किट मौजूद है, ना वहाँ पे कोई टीचर ट्रेन है, ना वहाँ पे कोई आया है, फिर आपको बाकी सारी चीज़ें भी नो करनी होगी। उसके बाद है इनवैलिड कंस्ट्रक्टेड एरिया। आमतौर पे उनको मालूम होता है कि कितने 2 कमरे हों तो उनका एरिया कितना बनता है, 4 कमरे हो तो कितना एरिया बनता है, 7 कमरों का ब्लॉक हो तो कितना एरिया बनता है, तो आपको ये सही लिखना पड़ेगा।
इसी तरह इनवैलिड प्ले ग्राउंड एरिया, इसी तरह इनवैलिड NA नंबर। NA से मुराद नेशनल असम्बली का जो हल्का है वो चूँकि बड़ा हल्का होता है, बहुत सारे लोग उसको सही लिख रहे होते हैं, अगर एक आध बंदा गलत लिखता है तो वो पकड़ा जाता है। इनवैलिड नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी बुक्स इन एनी सब्जेक्ट 6 कैरेक्टर्स, ये लाइब्रेरी के बारे में आ गई। उसके बाद उर्दू इंग्लिश साइंस बुक्स आ गई। उसके बाद इनवैलिड नंबर ऑफ़ चेयर्स ऑफ 3 सीटर्स फॉर स्टूडेंट्स। अब बाज़ जगह पे स्टूडेंट्स के लिए जो 3 सीटर हैं, ऐसे बेंचेस जिन पे 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, उनकी तादाद अगर हज़ारों में है तो इनवैलिड PP नंबर से मुराद प्रोविंस पंजाब, सूबाई हल्के का नंबर। उसके बाद लैब रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट साइंस लैब इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी अनामली हो जाएगी हाई स्कूल में। उसके बाद लाइब्रेरी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट अनामलीज हैं, मेल स्कूल हैविंग टोटल गर्ल्स एनरोलमेंट। आपका स्कूल मेल है, बॉयज़ है, लेकिन वहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स ही एनरोल्ड हैं, तो ये भी एक बड़ी अनामली होगी और इस पर CO ऑफिस पूरा नोटिस लेगा। प्राइमरी मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल विद ज़ीरो फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ज़ीरो फर्नीचर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे ज़ीरो फर्नीचर हो, फर्नीचर आपको शो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ चेयर्स एंड टेबल्स आर ज़ीरो फॉर टीचर्स इन मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इन स्कूलों में अगर चेयर्स और टेबल्स की तादाद ज़ीरो है तो फिर भी ऑडिट पैरा लग सकता है हेड पे। नंबर ऑफ़ चेयर्स टेबल्स आर ज़ीरो फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल में टीचर्स के लिए भी अगर नहीं है तो भी ऑडिट पैरा लगेगा। नल NA नंबर, अगर आप नेशनल असम्बली का नंबर नहीं लिखते या PP का नंबर नहीं लिखते या स्कूल का जेंडर नहीं बताते कि ये मेल स्कूल है या फीमेल स्कूल है, तो भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद स्कूल लोकेशन, ये अर्बन है या रूरल है। रीवेरीफाई दैट द स्कूल बिल्डिंग इज़ फुल्ली डेंजरस, अगर बिल्डिंग डेंजरस है तो आपको बिल्डिंग डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए कि ये बिल्डिंग है। रीवेरीफाई दैट द स्कूल इज़ रनिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, ये चूँकि बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल होती है कि कोई स्कूल शेल्टरलेस हो, जहाँ पे किसी किस्म की कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उस स्कूल का नोटिस हायर अथॉरिटीज़ को ज़रूर होना चाहिए। रीवेरीफाई ऑल रूम्स क्लास रूम्स आर डेंजरस, सारे का आप डेंजरस डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वेरीफाई करें, रीवेरीफाई करें। स्कूल नेम और स्कूल लेवल इज़ इनकरेक्ट, स्कूल का नाम या स्कूल का लेवल, जैसे कुछ मॉडल स्कूल हैं, कुछ गर्ल्स मॉडल स्कूल हैं या कुछ कम्युनिटी मॉडल स्कूल हैं, तो उनका नाम जिस तरह का ऑफिशियल नेम है वो पूरा का पूरा सही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साइंस लैब इज़ अवेलेबल बट फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड लैब इज़ नॉट अवेलेबल, ये भी अनामली होगी कि साइंस लैब तो आप लिखें लेकिन उसमें आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इसका जिक्र ना करें। उसके बाद टॉयलेट रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बट टोटल नंबर ऑफ़ यूजेबल टॉयलेट्स आर ज़ीरो, हाँ जी, इसे भी देखें कि आप टॉयलेट्स तामीर तो करवा लेते हैं लेकिन उसे ऐसा ही इस पर मैंशन नहीं करते। रीवेरीफाई द डिसेबिलिटी और स्पेशल चिल्ड्रन डाटा, वो जो डाटा वहाँ पे मौजूद था जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे थे, वहाँ पे आप उसका डिसेबिलिटी का या जो भी आपने उनको शो करना था वो ज़रूर करें। इनवैलिड SC मेंबर्स, स्कूल कौंसिल के मेंबर्स की तादाद जो है वो ताक में होनी चाहिए और 9 से लेकर 17 तक, प्राइमरी स्कूल 9 से लेकर 13 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूलों में इनकी तादाद ताक आदाद में होनी चाहिए। तो अगर आपकी तादाद जुफ्त में होगी तो भी आपसे पूछा जा सकता है। चेक ऑल सिमिलर इंडिकेटर्स दैट आर इन सेंसस एंड मंथली मॉनिटरिंग, यहाँ पे आके उसने क्लियरली बता दिया कि उनकी जो मंथली मॉनिटरिंग है DMO ऑफिस की तरफ से जो नुमाइंदगान आते हैं MEAs, उनको जो आप डाटा देते हैं वो इस सेंसस के साथ मैच करना चाहिए। होपफुली कि आप इसे बेहतर अंदाज में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।